हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल मिशन लक्ष्य पे स्वागत है। और आज हम लोग जितने भी इंडियन फिलोसोफर या थिंकर हैं उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं, जैसे विवेकानंद, महात्मा गांधी, सावित्री फुले, ये सब टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। और आज अब हम पढ़ेंगे जो वेस्टर्न थिंकर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हैं पाउलो फ्रेरे इनका नाम है, और ये इनके बारे में हम ये एक वेस्टर्न थिंकर हैं जिन्होंने की एजुकेशन के क्षेत्र में, पेडागोजी के क्षेत्र में बहुत कार्य की हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म ब्राज़ील में हुआ था। इनका जन्म ब्राज़ील में हुआ था। और ये जो पाउलो फ्रेरे थे एक शिक्षाविद और दार्शनिक थे, एक दार्शनिक फिलोसोफर भी थे और एक एजुकेटर भी थे ये। और इन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की हुई थी, एक एडवोकेट भी थे। इनकी बुकों के बारे में बच्चों जानते हैं। अब इनकी बुकों को जब देखेंगे, ये बुक्स प्राय आ जाती हैं एग्ज़ाम में, और आपको मैचिंग करने के लिए उनके जो राइटर्स हैं, एक तरफ राइटर्स लिखे होते हैं, आपको मैच करना पड़ता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी बुकों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इनकी बुकों को आप ध्यान से देखेंगे, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो उससे ही इनकी थ्योरी का, इनके जो इन्होंने बातें कही हैं शिक्षा के लिए, उसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकेंगे। अब जैसे पहली किताब है इनकी, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। अब यहाँ पे ऑप्रेस्ड मतलब ये है कि जो शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं, और जिनके साथ मतलब शोषण हुआ है या दलित हैं, उनकी बात यहाँ पे ये बताते हैं। तो और सेकंड बुक है पेडागोजी ऑफ होप। थर्ड है, इसमें फ्रीडम की बात हुई है कि पेडागोजी ऑफ फ्रीडम। फोर्थ है टीचर्स एज अ कल्चर वर्कर। जो टीचर है वो एक कल्चर यानी कि सांस्कृतिक वर्कर है। वर्कर यानी कि आप देखिए कि कल्चर में संस्कृति, जो टीचर है वो जो शिक्षा है, शिक्षा हमारे समाज में एक तरह से प्रचार करता है शिक्षा को, उस कल्चर को, उस संस्कृति को जो है वो उसका प्रचार प्रसार करता है जो शिक्षक। इसीलिए यहाँ पे कल्चर वर्कर कहा गया है, और इनकी बुक का ये नाम है। फिफ्थ बुक जो है उसका नाम है पेडागोजी ऑफ द हार्ट। 6 है द पॉलिटिकल ऑफ एजुकेशन, एंड 7th है एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, यानी कि आलोचनात्मक चेतना। 8th है लिटरेसी, रीडिंग द वर्ड एट द वर्ड, रीडिंग द वर्ड एट द वर्ड। इनके बच्चों जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं कि इन्होंने किस क्षेत्र में ज़्यादा कार्य किया है, क्या क्या कार्य हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट जो है ये पाउलो फ्रेरे का ये है कि इन्होंने क्रिटिकल शिक्षण के बारे में बताया है, उसके पक्षधर थे। अब क्रिटिकल शिक्षण क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। सेकंड पॉइंट है कि पाउलो फ्रेरे जो थे वो ब्राज़ील में एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था, और फिर ऐसी बहुत मतलब बीच की स्थिति थी, यानी कि मध्यम वर्ग था, बहुत सुविधाएं नहीं थी। फिर ऐसी परिस्थितियां, और ज़्यादा परिस्थितियाँ आई कि इनके पिता की मृत्यु भी हो गई उस समय। तो जो परिस्थितियां थी और ज़्यादा बेकार हो गई, और फिर इन्हें गरीबी, ऐसी परिस्थितियाँ आई कि गरीबी, भूख से भी इनको पीड़ित रहना पड़ा। तो उन्होंने उस समय गरीबी, भूख, शोषण को बहुत पास से देखा, उन परिस्थितियों को बहुत पास से देखा जो उनके साथ भी हुई, और जो उनसे संबंधित समाज था, जो दलित था, जो गरीब थे, उनके साथ भी यही सब होता था। तो इस सब चीज़ों से उनके मन में एक उस समाज के लिए, जो उत्पीड़ित समाज है, शोषित समाज है, उनके लिए कुछ करने के लिए भावना उत्पन्न हुई कि कैसे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, कैसे चेंजेस होने चाहिए समाज में। ये सब उनके अंदर ऐसे भाव आए। तो ये लिखा है कि यही गरीबों और शोषित लोगों के लिए कुछ करने की भावना जो है, प्रेरणा उनके अंदर उत्पन्न हुई। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। इन्होंने 1962 में उन्हें अपने सिद्धांतों के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए पहला अवसर मिला। उन्होंने क्या किया
कि 300 श्रमिक जो थे मज़दूर, उनको सिर्फ 45 दिनों में पढ़ने और लिखने के लिए उनको सिखाया। और उनके इस प्रयोग का उनका प्रयोग इतना सफल रहा कि उनका काफ़ी नाम हो गया। जो उन्होंने गरीबों पीड़ितों में अवेकनिंग का काम, उनको मतलब अपने समाज में जो भी गलत हो रहा है, जो भी अनुचित हो रहा है, उसके खिलाफ़ कैसे आवाज़ उठाई जाए, कैसे चेंजेस लाई जाएं, तो ये इस तरीके का वो अवेकनिंग का प्रयास करने लगे, साक्षरता लाने का प्रयास किया। तो इससे ये हुआ कि जो वहाँ की सरकारें थी वो भयभीत हो गई कि इससे कहीं विद्रोह की संभावना ना हो जाए। तो इस तरीके से, और इसलिए उनको जेल भी जाना पड़ा। अब इनका जो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है शिक्षा का बैंकिंग मॉडल। अब बच्चों, शिक्षा का बैंकिंग मॉडल क्या है? आप प्राय सभी बैंक से परिचित हैं। बैंक में हम लोग पैसे, अपने जो भी पैसे हैं वो जमा करते हैं अपनी। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया, जो टीचर है, टीचर अपने थॉट हैं, अपने आइडियाज़ हैं, उसने जो कुछ ज्ञान लिया हुआ है वो सब स्टूडेंट के माइंड में एक तरह से जमा करता रहता है। जिस तरीके से हम बैंक में अपने पैसे, मनी को जमा करते हैं, उसी तरीके से शिक्षक जो है अपने आइडियाज़ को और अपने ज्ञान को, अपने जो भी वो जानता है वो सब कुछ एक तरह से डिपॉजिट करता रहता है स्टूडेंट के माइंड में। और इसमें सारा काम जो है वो एक तरह से टीचर ही करता है। पहले तो उनको पढ़ाता है, फिर अपने ही हिसाब से क्वेश्चंस बना के फिर एग्ज़ाम लेता है, फिर मूल्यांकन करता है। उसमें कहीं भी लर्नर का काम नहीं रहता। यानी कि यहाँ बताया गया है कि लर्नर जो है, छात्र जो है, वो सब्जेक्ट के रूप में, उन्होंने कहा कि जो छात्र है वो सब्जेक्ट के रूप में माना जाए। बैंकिंग मॉडल में भी यही उन्होंने कहा है कि बैंकिंग मॉडल में क्या होता था, जो छात्र है वो पैसिव की तरह, पैसिव लर्नर होता है। उसमें केवल बस वो बैठा रहता है क्लास में, उसको जितना टीचर बता देता है बस उतने पे ही वो उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती है। और फिर उसी में से छात्र, वहाँ कोई ऐसा वातावरण नहीं रहता कि छात्र अपने डाउट क्लियर करे, अपनी जिज्ञासाएं जो उसके मन में आ रही हैं उनको शांत करे, क्वेश्चन पूछे टीचर से कि उसको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, वो टीचर से पूछे। ऐसा कोई वातावरण बैंकिंग मॉडल में नहीं रहता। कोई उसमें, जैसे हम कहते हैं क्लास है, डेमोक्रेटिक क्लासेस चलती हैं, जैसे हम लोग अब प्राय इस समय की वातावरण में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है आपस में। टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट अगर नहीं समझ में आता तो उससे पूछते हैं तुरंत। और छात्रों को बराबर उस शिक्षा में जो उस समय क्लास चल रही उसमें शामिल किया जाता है। उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो बातें हैं, उन बातों को, उनके आइडियाज़ का स्वागत किया जाता है, उस पर भी विचार किया जाता है। इस तरह की शिक्षा, इस तरह का मॉडल पहले नहीं था जो इस समय है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा की बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग मॉडल है, उसका उन्होंने विरोध किया। कि पहले का जो था समय, पाउलो फ्रीरे कहते हैं, उस समय ये होता था कि बस टीचर जाता था और जो कुछ बच्चों को बता दिया, जो कि उनके माइंड में फिक्स कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, वो वहीं पड़ा रहता था। और उससे ज़्यादा छात्र बस उसी पे रहते थे। ये नहीं कि अपनी तरफ से उसमें उस ज्ञान से और ज़्यादा प्रयोग करें, उसको अप्लाई करें अपने जीवन में, ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि वहाँ पे एक तरह से वो पैसिव लर्नर था, केवल सुनने का काम था उसका, और आगे जो सारा काम जो था वो एक तरह से टीचर ही करता था। और जो लर्नर था वो उसमें ज़्यादा उसकी भागीदारी नहीं होती थी। तो इसी का इन्होंने उस समय विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। जो लर्नर है उसको सब्जेक्ट के रूप में माना जाए, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में ना माना जाए। क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब है उस पर एक तरह से, जैसे अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षा, ये लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें शिक्षा दी जाती है, उसमें जो छात्र है, विद्यार्थी है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसी तरीके की कहीं ये बात कह रहे हैं कि जो लर्नर है वो सब्जेक्ट के रूप में हो, ना कि ऑब्जेक्ट के रूप में। आई होप अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं आपको कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप कमेंट के द्वारा बताइए। तो ये इनका बैंकिंग का मॉडल था कि पहले की बताया है कि पहले कैसे शिक्षा होती थी कि बच्चे जो थे एक तरह से पैसिव लर्नर थे और ऑब्जेक्ट उनको कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में थे, लेकिन उनको ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट रूप में उनको माना जाए। और जो बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से जो शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसमें पूर्ण रूप से भागीदारी दें। जब वो पूर्ण रूप से भागीदारी देंगे, उसमें जो टीचर कह रहा है क्या सही कह रहा है क्या गलत कह रहा है, उसमें अपनी बातें रखेंगे, जो नहीं समझ में आया उसको पूछेंगे, तो इस तरीके से उनके जो नए नए आइडियाज़ निकल के आएंगे और नई नई चीज़ें, नए नए कॉन्सेप्ट होंगे। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि दोनों, यानी जो एक तरह से जो टीचर है, टीचर का काम है कि मार्गदर्शन करना, उनको राह दिखाना। बाकी जो छात्र है उस राह पे चल के उससे और भी जो लाइनें जाती हैं और भी जो क्षेत्र जाते हैं, यानी कि अपनी जिज्ञासा के तहत और भी चीज़ों को और भी आइडियाज़ को निकालता है। वहीं पे जितना टीचर बताए वहीं पे उसको नहीं रहना है। टीचर से जो चीज़ समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, पूरा उसमें इन्वॉल्व होना है। जो टीचर बता रहा है उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। अब ये पेडागोजी की बात करते हैं। पेडागोजी क्या है उसके बारे में बच्चों थोड़ा जानते हैं। ये अगर हिंदी में देखा जाए तो उसको शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहते हैं। शिक्षण में शिक्षक जो है, एक टीचर जो है, किस प्रकार छात्रों को पढ़ाता है, उसके कौन कौन से विधियों का इस्तेमाल करता है, उसके कौन कौन से कौशलों को पढ़ाता है, कौन कौन से कौशल हैं उसमें, किस तरीके से पढ़ाता है और छात्र कैसे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह की सारी बातें जो हैं, जो हम पढ़ते हैं। और जो छात्र पढ़ रहा है वो कैसे समाज है या संस्कृति है या आपकी इकनॉमी है उससे कैसे प्रभावित होता है, और ये जो समाज है, इकनॉमी है या पॉलिटिक्स है, राजनीति, वो किस तरीके से उन छात्रों से, उन लर्नर्स से किस तरीके प्रभावित होती है, इस बारे में यहाँ पे बात की गई है। कि बच्चों, चाहे आप लोग हों चाहे हम लोग हों, हम लोग सभी लर्नर हैं, हम लोग भी सीखते हैं, आप लोग भी सीखते हैं। तो हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम लोग जो सीखते हैं उसका जो इन्फ्लुएंस है वो राजनीति पे, समाज पे, इकोनॉमी पे पड़ता है। और उसके बाद ये जो राजनीति है या इकोनॉमी है उससे इस शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? क्योंकि राजनीति से ही राजनीति है या राज्य है, इकोनॉमी है, उसके थ्रू ही शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, नीतियाँ बनाई जाती हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो इसी की बात ये लोग कह रहे हैं कि शिक्षण शास्त्र में यही है कि अब इसमें देखिए, पेडागोजी मोस्ट कॉमनली अंडरस्टूड एज द अप्रोच है टू टीचिंग रेफर टू थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ द लर्निंग की प्रैक्टिस एंड हाउ दिस प्रोसेस, ये किस तरीके से प्रोसेस इन्फ्लुएंसेस एंड इज इन्फ्लुएंसेस होता है, और किसके द्वारा? इन्फ्लुएंस बाय द सोशल पॉलिटिकल्स एंड साइकोलॉजिकल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्नर का जो मनोवैज्ञानिक विकास होता है, राजनीतिक विकास, सोशल विकास जो भी होता है, उससे शिक्षा भी इन्फ्लुएंस होती है। और जो इसका, इन सब चीज़ों का जो इन्फ्लुएंस है उससे राजनीति भी इन्फ्लुएंस होती है और लर्नर भी इन्फ्लुएंस होता है। इसी बात को यहाँ कहा गया है। अब शिक्षा जो है, शिक्षा क्या है उसके बारे में बताते हैं कि शिक्षक और छात्र को दोनों ही शिक्षा में समान रूप से भागीदारी लें। यानी कि मतलब ये है कहने का कि ये नहीं कि शिक्षक केवल पढ़ाता जा रहा है और छात्र उसको चुपचाप सुनता रहे, चाहे उसको समझ में आए या ना आए, वो एक तरह से उसके मन में डर सा रहे, वो कोई क्वेश्चन पूछे ही ना समझ में आए तो चुप करके बैठा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र और शिक्षक को दोनों को समान रूप से ही भागीदारी लेनी चाहिए और उनके बीच में संप्रेषण होना चाहिए, डायलॉग, यानी कि कंटिन्यूसली डायलॉग बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर, दोनों के बीच में डायलॉग या संप्रेषण होना चाहिए।
जो टीचर है उनको उनसे जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन उनसे पुट करने चाहिए, पूछने चाहिए कि छात्रों को कितना समझ में आया, और छात्रों को जैसे उसको आंसर देते हैं या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो उसको पूछते हैं। तो एक तरह से जो डायलॉग है उन दोनों के बीच में जो संप्रेषण है ये चलते रहना चाहिए। इसी शिक्षा के बारे में बताए हैं, जिससे कि ऐसा होने से ये होता है कि जो नए आइडियाज़ हैं, नई चीज़ें निकल के आती हैं, नए आइडियाज़ निकल के आते हैं, जो नए नए इनोवेशन होते हैं। अब बच्चों इन्होंने कही है, एक प्रैक्टिस की बात करते हैं। प्रैक्टिस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। प्रैक्टिस में तो होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि शिक्षा जो है, जिसमें शिक्षा छात्र को दी जाती है। छात्र जो सीखता है, समझता है और जो कुछ भी आसपास उसको एनालाइज करता है, देखता है, पहले तो उसको देखता है, फिर एनालाइज करता है, फिर उसको अपने जो कार्य कर रहा है उसको प्रयोग में लाता है, उसको अप्लाई करता है। उसी को यहाँ प्रैक्टिस कहा गया है। अब प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, इसके बारे में जानते हैं। इन्होंने इस पर कहा है प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन क्या है। इसमें लर्नर एक्टिव रहता है, यानी कि लर्नर एक्टिव होके क्वेश्चन पूछता है, पूरी तरह से जो शिक्षा जो उस टाइम पढ़ाया जा रहा है उसमें इन्वॉल्व होता है और अपने डाउट टीचर से पूछता है। यानी कि यहाँ बैंकिंग मॉडल को हटाते हुए इस मॉडल को चुना गया है जिसे कि PPE मॉडल कहते हैं, यानी कि प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। Problem posing education and active learning strategy where a teacher or student poses a problem and the class collaborate to find the answer। जैसे इसमें ये है बच्चों कि जैसे कोई क्वेश्चन किसी छात्र ने पूछा, जो टीचर हैं और जो लर्नर हैं दोनों ही एक्टिव होके पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। और यदि एक लर्निंग की विधि है कि जिसमें टीचर जो है और स्टूडेंट पूरा ग्रुप जो है, पूरी क्लास जो है वो कोलैबोरेट करके, सहयोग करके एक दूसरे से क्वेश्चन का जो आंसर है उसे फाइंड करती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी तरह से जो शिक्षा हो रही है उसमें स्टूडेंट और लर्नर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, और जो कोई प्रॉब्लम है, जो संप्रेषण है, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन जो है वो चलता रहता है। ये जो भी इनको नहीं समझ में आ रहा है, समझ में वो सब बातें वो पूछते हैं, आपस में कोलैबोरेशन चलता रहता है। इस बात को यहाँ बताया गया है। अब पाउलो फिर एक बात करते हैं क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, इसका पेडागोजी, इसका बात करते हैं कि ये इसकी क्या मतलब है। इसको देखिए, जो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस है ये हमारे अंदर होना ही चाहिए। जब वो ऐसे समाज में थे बच्चों जहाँ अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आए थे और उनकी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी, उस समय उनको भूख और गरीबी से भी जूझना पड़ा था। तो उस समय के समाज में उन्होंने देखा कि अवेकनिंग बिल्कुल भी नहीं है और कोई जैसे जो भी हो रहा है वो चल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक तरह से क्रिटिकल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए हम लोग को। जो समाज में हो रहा है, जब हम शिक्षा लेते हैं, जब हम साक्षर हो जाते हैं, तो जो हमारे समाज में आसपास जो कि अनुचित हो रहा है उसके प्रति हम उसको देखते हैं, समझते हैं और उसके खिलाफ या उसको रिफॉर्म करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये चेतना जो है ये हम लोगों के अंदर पढ़ने से या शिक्षा लेने से, साक्षर होने से, तो और इस तरीके की एक चेतना हम लोगों के अंदर उत्पन्न होती है। एक ट्रांसफॉर्म करने का जो समाज का है प्रेरणा हमको मिलती है, जागरूकता आती है। तो उसी को उन्होंने कहा है कि हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। और शिक्षा से क्या, जब हम शिक्षित होते हैं, जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो देखते हैं समाज में उत्पीड़न हो रहा है या शोषण हो रहा है, तो ये देखते हैं क्या सही है, क्या गलत है, समाज में क्या क्या सुधार होना चाहिए। तो उसके प्रति हम जागरूक होते हैं और उसमें हम सुधार ला सकते हैं। इसी के बारे में पाउलो फ्रेरे यहाँ पे कह रहे हैं। तो बच्चों ये तो एक पूरा इनका कॉन्सेप्ट था क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का।
और बैंकिंग का तो आप बता ही चुके हैं। बैंक का इन्होंने कौन से बैंकिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया था, पीपीई का मॉडल दिया था। तो छात्रों यहीं पे ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और बच्चों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।